हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टफिंग चैप्टर इस वीडियो में। बाकी टर्म 2 के सिलेबस के चैप्टर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां चेक कर सकते हैं और बाकी के चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टफिंग। सी टर्म 1 में हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस में से 2 फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने एडवांस में डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में हमने रिसोर्सेज को अरेंज करने की बात की थी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस की बात की थी और एक स्ट्रक्चर बनाया था जॉब्स का। अब जॉब्स का स्ट्रक्चर तैयार है लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है उसको फिल करने के लिए, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? लेट अस गो थ्रू मीनिंग फर्स्ट। स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. स्टाफिंग मतलब स्टाफ मीन्स एम्प्लॉयज या HR आप कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वो इतना इंपॉर्टेंट एसेट है तो हमें उसे फाइंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो स्टाफ नहीं करना है। तो हमें क्या चाहिए, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सही पर्सन आना चाहिए सही जॉब के लिए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि सही जॉब के लिए सही पर्सन कौन है? जिसका क्वालिफिकेशन सही हो, राइट जॉब करके दे वो राइट टाइम पे। तो ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना हमारा क्या है फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग भी एक प्रोसेस है, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि प्रोसेस को हमें सीरियल वाइज ही करना होता है, स्टेप वाइज ही करना होता है। सो लेट अस गो थ्रू प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जिसका फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैन पावर का मतलब हमारा ह्यूमन रिसोर्स से ही है कि हमें रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हमें कितने लोग चाहिए, यहीं से हम अपना स्टाफिंग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। उसका प्रोसेस एस्टिमेट करने से होता है। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना हमें कितने ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें 2 चीजें आती हैं। रिक्वायरमेंट जो है हमारी 2 तरह की होती है, एक होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एक होता है टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कितने लोग चाहिए, एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि उनकी राइट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जिस टाइप का पर्सन चाहिए उसी टाइप की उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसमें 2 चीजें हम कंपेयर करते हैं, एक होता है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा हम कंपैरिजन के लिए लेते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। ये क्या चीज है वर्कलोड एंड वर्क फोर्स? सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो वर्कलोड का मतलब क्या है और वर्क फोर्स का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज है, पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं, वो हमारी वर्क फोर्स है। और हमें एक्चुअली कितने चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड कितने लोग हैं, वो हमारा है वर्कलोड एनालिसिस। अगर हमारे पास वर्क फोर्स ज्यादा है और वर्कलोड कम है, दैट मीन्स ओवर मैनिंग है, ज्यादा स्टाफ है, उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है और वर्क फोर्स कम है तो हमें नया अपॉइंटमेंट करना है। इन 2 को कंपेयर करके हमें ये पता चलता है कि हमारी एक्चुअल मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब हमें से फर्स्ट स्टेप में हमें ये पता लग गया कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयज, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। हमारे पास एक जॉब है, हमने यहाँ देखा कि हमें 1 पर्सन की जरूरत है, या हमें यहाँ से कंपेयर करके पता लगा कि हमें 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो जितने भी लोगों की जरूरत है उतना लोगों की जॉब्स के लिए हम यहाँ पे इनवाइट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, या कह सकते हो अट्रैक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जॉब के लिए अप्लाई करें। उस इन्विटेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि रिक्रूटमेंट में एक जॉब के लिए हजारों लाखों कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, अब हमें करना है सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सिलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। अब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स तो लिमिटेड हैं। लाइक 10 पीपल हमें चाहिए थे लेकिन आ गए 2000, तो हमें तो 10 चाहिए ना। तो उन 2000 में से कुछ टेस्ट के थ्रू, कुछ इंटरव्यूज के थ्रू हम एक बेस्ट पर्सन को चूज कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है कि जिस जॉब के लिए आपने किसी को रखा है उसको वो फिक्स प्लेस दे देना, तब बोलते हैं कि उसका प्लेसमेंट हो गया। जैसे एक सिविल इंजीनियर है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर देने को क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। अगर स्कूल में टीचर रखा है, ठीक है, टीचर किस सब्जेक्ट का है, उसको कौन से विंग में बैठना है, कौन सी उसकी क्लासेस है, ये फिक्स कर देना इज कॉल्ड
प्लेसमेंट। अब सिर्फ प्लेसमेंट से काम नहीं चलता कि आपने उसको बता दिया कि आपका ये काम है, क्योंकि वो किसी को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जानता। तो प्लेसमेंट के साथ साथ हमें एक चीज और करनी पड़ती है, दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? एम्प्लॉय को, जो नया एम्प्लॉय आया है, जो हमने यहाँ पे बेस्ट सिलेक्ट किया था, उसको सबके साथ इंट्रोड्यूस कराना। कौन उसका सुपीरियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, वर्किंग टाइम क्या है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, मीन्स उसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर कर देने को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। अब वो फिक्स प्लेस भी उसको मिल गया, वो इंट्रोड्यूस भी हो गया। अब थोड़े से उसके स्किल इंप्रूव करने की बात करते हैं। अब हम उसे प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है वो जॉब से रिलेटेड है, जॉब का स्किल इंप्रूव करना इज कॉल्ड ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट में जो है करियर इंप्रूव होता है, जो ओवरऑल ग्रोथ है एम्प्लॉय की, अब हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि जो जितना स्किल्ड पर्सन होगा वो उतना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाएगा। तो हमने प्लेसमेंट देने के बाद उसके जॉब के स्किल को इंप्रूव करने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग प्लान किया, और उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमने डेवलपमेंट प्लान किया। अब ये सब करने के बाद आप उसे चेक तो करोगे कि जो उसको सिखाया गया है एटलीस्ट वो वैसा काम एज इन अ डिजायर्ड मैनर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अप्रेजल होता है इवैल्यूएशन। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, आपको पूरे साल पढ़ाया जाता है, फिर एग्जाम लेके पता चलता है कि ये कितने % मार्क्स लेके आया है, या इसको कितनी नॉलेज है, या क्या समझ में आया। तो ऐसे ही जब हमने एक एम्प्लॉय को समझा दिया कि ये काम करना है, ये हमारे डिजायर्स हैं, अब हम उसका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि वो एज पर प्लान परफॉर्मेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब ये इवेल्युएशन करने के साथ साथ 2 स्टेप्स और आते हैं, प्रमोशन एंड कंपेंसेशन। प्रमोशन क्या होता है? जब वो ट्रेनिंग भी हो गई, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको एक हाई रैंक पे लेके जाना, जिसमें उसकी कंपेंसेशन लेवल भी इंक्रीज हो, अथॉरिटी भी इंक्रीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो, उसको हम प्रमोशन कहते हैं। एंड करियर प्लानिंग, उसका करियर धीरे धीरे वहां पे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है जब वो बहुत अपना बेस्ट प्रोवाइड करता है। एंड देन कंपेंसेशन इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द जॉब, यानी उसकी सैलरी, वेजेस, जो भी आप इन कैश या इन काइंड जो भी उसे दे रहे हैं, इन कैश मीन्स जो इन हैंड उसे कैश मिलेगा सैलरी के फॉर्म में, और जो उसको आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देंगे। प्राइस ऑफ द जॉब फिक्स करना भी स्टाफिंग के प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो ये जो प्राइस ऑफ जॉब है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, जितना वो काम करता है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। तो इन शॉर्ट स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या पढ़ा कि पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, फिर हम इनवाइट करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स को, उसमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसको फिक्स प्लेस पे पहुंचाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके जॉब के स्किल्स को इंप्रूव करने की बात करेंगे, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, उसके प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, उसके करियर को प्लान करेंगे, एंड उसका अच्छा सा प्राइस ऑफ जॉब भी पे करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। सी देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अभी हम पहला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, रिक्रूटमेंट क्या है। अभी हमने प्रोसेस में भी पढ़ा है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। जो हमारे यहाँ जॉब पोजीशन वैकेंट है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है, ताकि हमारे पास चॉइसेस ज्यादा हो। अब रिक्रूटमेंट के 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। क्योंकि हमारी जॉब है वैकेंट, उसको हमें फिल करना है, तो हो सकता है हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को यूज करके ही वो वाली पोस्ट को फिल कर लें। मींस जब हम अपनी पोस्ट फिल करते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ से, यानी जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को ट्रांसफर करके, प्रमोशन करके या किसी भी तरह सेटल करके, अगर हम वो पोजीशन फिल कर लेते हैं पुराने स्टाफ को यूज करके, तो उस सोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टाफ नहीं है इन द सेंस हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही नया है, तो हमारे पास पुराना स्टाफ कहां से आएगा? एक तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दूसरा अगर हम किसी भी रीजन की वजह से एक नया कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, अगर हम अपनी पोस्ट को फिल कर रहे हैं न्यू कैंडिडेट्स को बुलाकर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो 2 तरह के सोर्सेज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करते हैं टॉपिक को, इंटरनल सोर्सेज को और एक्सटर्नल सोर्सेज को। ओके, अब इस टॉपिक को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंटरनल सोर्सेज, अभी मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था कि वैकेंट जो पोजीशंस को फिल करना है हमें
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से। इसमें कोई नया कैंडिडेट नहीं आएगा, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को हम सेटल करने वाले हैं अपनी वैकेंट जॉब्स के लिए। इसके मेरिट्स क्या है, इसके क्या फायदे हैं कि हम पुराने एम्प्लॉय को ही सेटल कर रहे हैं। फर्स्ट इज इट इज इकोनॉमिकल, ये एक सस्ता सोर्स है, सस्ता मेथड है, एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ना तो हमें एडवर्टीजमेंट्स देने पड़े, ना हमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना पड़ा, ना हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ना कोई हमें टेस्ट कंडक्ट करना है। वो तो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉय है, हमें उसमें से चॉइस करनी है, इसलिए ये एक इकोनॉमिकल मेथड है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइम से काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे नेक्स्ट लेवल मिल रहा है, मेरा रैंक हाई होने वाला है, मेरा अथॉरिटी लेवल हाई होने वाला, मेरी सैलरी हाई होने वाली है, तो वो ये सोचकर मोटिवेट भी होता है। तीसरा फायदा क्या है कि उस पर्सन को ट्रेनिंग देने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग पे कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो फेमिलियर है रूल्स रेगुलेशंस के साथ भी, तो उसको दोबारा से रूल्स रेगुलेशन समझाने की जरूरत नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस प्रमोशन के लिए अपने आप इंप्रूव होगी, क्योंकि वो चाहता है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ट्रांसफर करके हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करके एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं, और जो अगर सरप्लस एम्प्लॉयज हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट में। अगर आपको लगता है कि एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज्यादा हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां से सरप्लस को लेके आप दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज के हमें ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है कि कोई फ्रेश आइडिया या फ्रेश ब्लड नहीं आने वाला, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगी जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे। चॉइस लिमिटेड है कि उन्हीं लोगों में से चॉइस करनी है, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सुटेबल ही नहीं है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, चैप्टर के इसके टॉपिक के इंट्रोडक्शन में भी बताया कि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास तो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ही नहीं, तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है इंटरनल सोर्स। एंड अगर हम फ्रिक्वेंटली बार बार ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो उससे उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। वो एक जगह पे तब तक सेटल नहीं हुआ, आपने उसको दूसरी जगह भेज दिया, वहां सेटल नहीं हुआ, तीसरी जगह भेज दिया, तो कभी कभी ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी रिड्यूस भी हो सकती है। तो ये इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। मेथड्स क्या है इंटरनल सोर्स के? फर्स्ट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर में सिर्फ प्लेस चेंज होता है, उसका रैंक, अथॉरिटी या कंपेंसेशन लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होता। सेकेंड मेथड इज प्रमोशन। इसमें भी प्लेस चेंज होगा, लाइक ट्रांसफर, इसमें भी प्लेस चेंज होगा, बट रैंक हाई होगा, अथॉरिटी लेवल ज्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सैलरी कंपेंसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड इज ले ऑफ, या कुछ बुक्स में आपको लेड ऑफ लिखा नजर आएगा। इसका क्या मतलब है कि जब एम्प्लॉयज को टेम्परेरीली एम्प्लॉयर से सेपरेट किया जाए, जैसे लॉकडाउन के दौरान काम नहीं था, ठीक है, लैक ऑफ वर्क, या कभी कभी मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए तो कुछ टाइम के लिए उसको रिपेयर करने के लिए लगता है, तो इन बिटवीन काम नहीं है, तो लेबर को मना कर देते हैं कि जब काम होगा तो वापस आ जाएगा। तो टेम्परेरीली अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से अलग किया जाए, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? ले ऑफ, क्योंकि उसे ही सेपरेट किया तो वापस आएगा भी वही, इसलिए वो इंटरनल सोर्स कहलाता है। तो ये सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। चलती है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ। सो लेट अस डिस्कस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट नाउ। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, अगर इंटरनल क्लियर है तो एक्सटर्नल के मेरिट्स डिमेरिट्स तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है कि हम वैकेंट जॉब पोजीशंस को नए कैंडिडेट से फिल करते हैं, तो जो उसमें डिमेरिट्स थे, लाइक वहां पे फ्रेश टैलेंट नहीं आ पा रहा था, यहाँ आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है क्योंकि नया कैंडिडेट आया है, तो कुछ नए आइडियाज के साथ आएगा। चॉइस आपके पास ज्यादा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं तो आपके पास चॉइस ज्यादा है। क्वालिफाइड स्टाफ मिलेगा, जैसा क्वालिफिकेशन आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा आपको स्टाफ मिलने वाला है, जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होगी, और जो पुराना स्टाफ है, हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उसके अंदर भी कंपटीशन की एक स्पिरिट आ जाएगी, वो भी कंपटीशन में काम करेगा कि मुझसे बेटर क्यों, तो उसके अंदर एक कंपटीशन की स्पिरिट आ जाती है। ये तो इसके हुए मेरिट्स, बट नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जो पुराना एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारा, उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन डाउन होता है। कभी कभी वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन जब बात आती है प्रमोशन की, तो एक नया कैंडिडेट आ जाता है उसकी पोस्ट पे, उससे हायर पोस्ट पे, तो उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन डाउन हो सकता है। नया एम्प्लॉय हो सकता है एडजस्ट ना कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी है, क्योंकि इसमें हमें
बहुत सारे इंटरव्यूज, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने पड़ते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है, इसलिए इसको लेंथी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये हो गए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। बट मेथड्स क्या हैं एक्सटर्नल के? फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? जब हमें बिल्कुल अनस्किल्ड टाइप का पर्सन अगर हमें चाहिए, जैसे कोई हमें कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आदमी चाहिए, मजदूर चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली उसे रिक्रूट करते हो, इसके लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं होते। ये लास्ट वाला पॉइंट, फैक्ट्री गेट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर सेम। फैक्ट्री गेट में क्या है कि फैक्ट्री में कभी कभी बहुत सारी जो लेबर है वो एब्सेंट हो जाती है, तो वो गेट पे एक नोटिस पेस्ट कर देते हैं कि आज इतने लोगों की जरूरत है। जो लेबर है वो वहां जाके पढ़ते हैं, उनको काम चाहिए तो वो वहां जाके डिस्कस करते हैं, हैंड टू हैंड उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। इसी चीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और फैक्ट्री गेट कहा जाता है। अनस्किल्ड टाइप के जॉब जैसे स्वीपर है, पियोन है, इस तरह के जॉब्स इन मेथड से फिल किए जा सकते हैं। एक मेथड आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या है कि कभी कभी वैकेंसी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कैंडिडेट्स चले जाते हैं अपना रिज्यूम या सीवी लेकर। तो अगर अच्छा कैंडिडेट है, उसकी फाइल को उसके रिज्यूम को संभाल के रख लिया जाता है, रिसेप्शन में फाइल में लगा के रखा जाता है दैट ही और शी वॉज अ गुड कैंडिडेट। तो जब भी नेक्स्ट टाइम पोस्ट जो है अराइज होगी या वैकेंसी होगी तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है। तो ऐसी पेंडिंग एप्लीकेशंस को संभाल के रखने को क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस कैंडिडेट को कॉल किया जा सकता है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जिनका काम ही यही है कि जॉब सीकर को जॉब दिलवाना। जॉब सीकर कौन? जो जॉब फाइंड कर रहा है, और कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजती हैं, तो ये मीडिएटर का काम करते हैं। कंपनी की साइड से इनके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, जॉब सीकर का बायोडाटा आ गया, इनका काम उसे मैच करने का है, डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं। उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इस कंपनी में ये जॉब वैकेंट है, कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि ये कैंडिडेट आपके मतलब का है, और ये कोई फीस चार्ज नहीं करते क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इनको गवर्नमेंट सैलरी देती है इस काम की। अब सेम काम, यही काम अगर कोई प्राइवेट एजेंसी करती है तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। ये भी सेम काम करेंगे, जॉब सीकर से उसका बायोडाटा लेंगे, कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, मैच करेंगे, बट दे चार्ज फी। ये कमीशन या फीस चार्ज करते हैं अपने काम की, तो इनको हम प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी बोलते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है। नेक्स्ट मेथड आया हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। ज्यादातर इंजीनियरिंग के फील्ड में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में आपने नोटिस किया होगा कि यूनिवर्सिटीज से ही या कॉलेजेस से ही टाई अप होता है कंपनीज का फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने का। ये वही है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो बहुत सारी कंपनीज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अप्रोच करती हैं क्योंकि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाला पर्सन चाहिए और कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट भी होती है। देन रिकमेंडेशन क्या है? एक पुराने एम्प्लॉय का कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड अगर वो रेकमेंड करे, लाइक मैं कहीं पे जॉब करूं और मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है और मेरा एक रिलेटिव है या कोई मेरा फ्रेंड है जो सुटेबल है उस पोस्ट के लिए, तो मैं जाके अगर अपने बॉस को रेकमेंड करूं कि सो एंड सो पर्सन मेरे नॉन हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो इससे कंपनी का सारा खर्चा बचता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, ये एक्सपेंसिव मेथड है। तो यहाँ पे ये जो है इंटरव्यूज की, एडवर्टीजमेंट्स की कॉस्ट बचती है, तो कुछ कंपनीज रिकमेंडेशंस को भी फॉलो करती हैं, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी बोलती है कि अगर आपके नॉन या कोई फ्रेंड है तो आप उन्हें लेकर आ सकते हैं। द नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन पर्सन होता है? जिसके साथ पूल ऑफ लेबर काम करती है। जो ठेकेदार होता है उसके साथ बहुत सारी लेबर होती है, तो जब कभी आपको टीम चाहिए, बहुत सारी लेबर चाहिए, तो आप क्या करें? कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, वो अपनी टीम को लेकर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है, अगर कॉन्ट्रैक्टर नाराज होता है तो फिर पूरी टीम नाराज भी हो जाती है। देन एडवर्टाइजिंग, वेरी सिंपल मेथड। टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं अपना। आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, एक रिक्वायर्ड का कॉलम रहता है, मेंशन किया होता है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए, सैलरी स्केल क्या होगा, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, वो सब इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट पे भी आजकल बहुत सारी साइट्स हैं जो एज अ जॉब सीकर आप विजिट कर सकते हैं। naukri.com है, monster.com है, ये जो है यहाँ पे भी जॉब सीकर्स विजिट करते हैं, कंपनीज भी विजिट करती हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो मैच कर दी जाती है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया कंप्लीटली, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स, डिमेरिट्स एज वेल एज मेथड्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले कंपोनेंट सिलेक्शन की तरफ।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट का टॉपिक कंप्लीटली कवर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग की तरफ, दैट इज सिलेक्शन। 3 कंपोनेंट्स मैंने बताए थे आपको, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट के 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। देन कम लेट्स गो थ्रू सिलेक्शन नाउ। सिलेक्शन क्या है? एक मोस्ट प्रॉमिसिंग और मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को डिस्कवर करना, चूज कर लेना अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। रिक्रूटमेंट में हमने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया एक जॉब के लिए, लेकिन जॉब एक ही है। हमें एक बेस्ट कैंडिडेट चाहिए जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हो, जो बहुत एफर्ट करे, जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाए। तो चॉइस करने की प्रोसेस को सिलेक्शन कहते हैं। प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है, उसके कुछ 8 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? एक बहुत ही ब्रीफ सा इंटरव्यू है। मैंने आपको स्टाफिंग के प्रोसेस में बताया था कि रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन है, और सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें रिजेक्शन है। लाइक यहाँ पे हम एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं उसमें? कैंडिडेट का नाम, उसका एड्रेस, उसका मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो कहाँ से आएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये सब हम इसलिए पूछते हैं कि अगर कोई टोटली अनसुटेबल कैंडिडेट है तो वो यहीं पर रिजेक्ट हो जाए, उसको आगे के प्रोसेस में लेके ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए छोटा सा इंटरव्यू लेके यहाँ पे टोटली अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाता है टेस्ट के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या है? अब टेस्ट का कोई क्या क्राइटेरिया? क्या सभी कंपनीज एक जैसा टेस्ट लेती हैं? नहीं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसा टेस्ट लेगी। इसको बोलते हैं टेलर मेड टेस्ट, कस्टमाइज्ड टेस्ट। ठीक है, जैसी जरूरत है वैसा टेस्ट लीजिए। तो एक सिंपल समझने के लिए टेस्ट की 5 मेजर कैटेगरीज डिस्कस की गई हैं। लाइक फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में कैंडिडेट का IQ लेवल चेक होता है, उसकी रीजनिंग पावर चेक होती है, उसको कोई केस स्टडी दी जाती है, उसको कोई एक रियल लाइफ सिचुएशन की प्रॉब्लम बताई जाती है, देखा जाता है वो कैसे हैंडल करता है। ये उसका IQ लेवल चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है कि अगर आपको कोई नई चीज सिखाई जाए तो आप उसको कितनी जल्दी सीखते हैं, आपका लर्निंग पोटेंशियल क्या है, वो चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट। अब यहाँ पे पर्सनालिटी लुक्स वाली पर्सनालिटी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। पर्सनालिटी है एक अप्रोच, उसका काम को लेके पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है। कुछ लोग होते हैं ना, छोटा थोड़ा सा काम देखकर ही परेशान ज्यादा होते हैं, काम कम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा काम भी हो तो भी परेशान नहीं होते। इट शोज द पर्सनालिटी। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि उसका वर्क के लिए एटीट्यूड चेक किया जा सके। फिर आता है ट्रेड टेस्ट, जो हमारी डिग्री से रिलेटेड है, हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स आपके लिए बड़ी कॉमन है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप MBA करके गए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपने इंजीनियरिंग किया है, उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपका ट्रेड टेस्ट है। जिस स्किल को आप करने वाले हो, जो जॉब आप परफॉर्म करने वाले हो, उससे रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज क्या है। एंड देन आता है इंटरेस्ट टेस्ट, आपका उस जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं। अब आप कहोगे कि जब इंटरव्यू देने गए तो इंटरेस्ट तो होगा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि अपने मनपसंद जॉब नहीं मिला तो जहां मिल रहा है चलो वहीं जॉब कर ले। तो कैंडिडेट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कंपनी क्या चेक करती है, अगर उसे इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रहेगी। तो इंटरेस्ट चेक किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप के टेस्ट हैं जो सिलेक्शन टेस्ट कहलाते हैं, रिटन टेस्ट कह सकते हो आप। टेस्ट क्लियर करने के बाद, अब यहाँ पे भी अगर वो क्लियर नहीं हुआ, यहाँ भी रिजेक्शन है, नेगेटिव प्रोसेस है, लेकिन यहां से अगर वो क्लियर कर लेता है टेस्ट तो फिर उसको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ये है वो मेन वाला इंटरव्यू। यहाँ तो ब्रीफ सा इंटरव्यू था, छोटा सा, लेकिन यहाँ वो मेन इंटरव्यू है जब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपका टेस्ट लेते हैं। 2 फायदे हैं इंटरव्यू के। एक तो एक्सपर्ट्स जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं, 3 4 5 लोग बैठे रहते हैं, वो अपने अपने लेवल पे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक ये कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। हो सकता है वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर गया बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं। और दूसरा, कैंडिडेट को भी फायदा है कि अगर उसकी कोई क्वेरी है जॉब को लेके या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके तो वो भी पूछ सकता है। तो इंटरव्यू में एक्सपर्ट्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे भी अगर कोई क्वालिफाई हो जाता है तो उसकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है डिसीजन लेने से पहले कि वो कैंडिडेट अच्छा लगा। इंटरव्यू में डिस्कस हुआ कि ये कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन उसको कॉल करने से पहले ये चेक करेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है।
कहीं वो प्रीवियस जॉब से आया है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, I mean, कैसा पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर कोई उसका नॉन पर्सन है, कोई रेफरेंस है, उसकी रेफरेंस क्या होता है, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें पूछा जाता है रेफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो वो रेफर्ड, जिसका भी उसने रेफरेंस दिया, उससे जानने की कोशिश की जाती है, उसका कुछ बैकग्राउंड जानने की कोशिश की जाती है। अगर वो भी क्लियर है तो डिसीजन ले लिया जाता है कि हाँ ये पर्सन फिट है जॉब के लिए। लिस्ट बना ली जाती है कि इतने सारे लोग आए थे, इनमें से ये कैंडिडेट्स पर्टिकुलर ये अच्छे थे, डिसीजन लिया जाता है। अब डिसीजन लेने के बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, कहीं उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप कहीं से भी अपना टेस्ट कराएं, मेडिकली फिट हैं या नहीं, और सर्टिफिकेट दिखा दें। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने ही डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और साथ के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेते हैं। अब ये सब क्लियर होने के बाद उसे ऑफर कर दी जाती है जॉब, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं, ठीक है, ये टाइमिंग्स हैं, ये सैलरी है, सब कुछ ऑफर कर दिया। अब प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब वो कैंडिडेट उस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेगा इन द सेंस, हो सकता है वो 3 जगह इंटरव्यू देके आया हो और 2 जगह से उसे कॉल आ गया, तो जाएगा तो एक ही जगह पर ना। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान जाता है कि मैं इन टर्म्स कंडीशंस पे काम करने के लिए तैयार हूँ, इस सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हूँ, साइन कर देता है, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ आके हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक ब्रीफ सा इंटरव्यू हुआ, कुछ रिटन टेस्ट कंडक्ट हुए, मेन इंटरव्यू हुआ, उसका बैकग्राउंड चेक किया गया, डिसीजन लिया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी फिटनेस चेक की गई, उसको जॉब ऑफर किया गया एंड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया गया। हर स्टेप में रिजेक्शन भी है और लास्ट तक आते आते फाइनली जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो चूज किया जाएगा, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, कि मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हमें मिल जाता है अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिलेक्शन में इतना ही टॉपिक है। तीसरे कंपोनेंट ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं इसके बाद, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। So dear students, let's move to the next component of staffing, that is training and development part. Training क्या है? Training employees को equip कर देना with required skill to perform the job. जिस जॉब को एम्प्लॉय ऑलरेडी कर रहा है, ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग जॉब पे है, उसी से रिलेटेड उसके स्किल को इम्प्रूव कराने को ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग सीधे सीधे जॉब से रिलेटेड है, उसका वही स्किल इंप्रूव करना है जो ऑलरेडी उसके अंदर पोजेस्ड है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? वो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, जॉब के साथ साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें, उसकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना डेवलपमेंट है। अब ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदा है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज को? दोनों पार्टीज को फायदा है। ऑर्गेनाइजेशन को अलग बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉय को अलग बेनिफिट्स हैं। चलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंपॉर्टेंस है ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं तो उसका जो लर्निंग टाइम है, जो सीखने में वो इतना टाइम लगा देता, सबकी कैपेसिटी अलग है, सबका एप्टीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। तो आप एक लिमिटेड टाइम में सभी को अगर ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है और वो एक्चुअली वर्क प्लेस पे काम करना शुरू कर देता है। सेकेंड इज एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा। जब बेटर परफॉर्म करेगा तो वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, वेस्टेज नहीं करेगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वर्क के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हमें काम करना नहीं आता तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है, तो उस नेगेटिविटी, वो उस तरह की नेगेटिविटी वर्कर के अंदर ना रहे, ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रेनिंग देके उसके उस एटीट्यूड को फॉर्म करता है, वो जो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है काम को करने का पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। भाई ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रूटीन में रहेंगी ही। कभी बहुत सारे एम्प्लॉयज एब्सेंट हो जाते हैं, कभी किसी का झगड़ा हो रहा है, कभी किसी को कोई काम समझ नहीं आ रहा है, तो ट्रेनिंग की हेल्प से किसी हद तक वो रूटीन के प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। सब लोग ट्रेंड हैं तो एक दूसरे का काम भी संभाल लेंगे, कोई एब्सेंट है उसकी जगह एडजस्ट कर लेगा दूसरा। देन मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जहां ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के काम होते हैं, उनको लेबर ही नहीं मिलता काम करने के लिए, वो क्या करते हैं? वो टोटली अनट्रेन्ड लेबर को ही हायर कर लेते हैं और अपनी मैन पावर नीड्स को ट्रेनिंग की हेल्प से अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल अनट्रेन्ड आदमी रखा, अपने हिसाब से उसको सिखाया
और काम करा लिया, इसे बोलते हैं मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। एंड देन हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, कोई नया चेंज है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कोई टेक्निकल चेंज है, तो ट्रेनिंग की हेल्प से वो चेंजेस को अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। ये तो फायदे हुए ऑर्गेनाइजेशन के। अब एम्प्लॉय का क्या फायदा है जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है? फर्स्ट इज बेटर करियर ऑप्शंस। भाई एक ट्रेन्ड पर्सन है, अनट्रेन्ड की बजाय उसका करियर बेटर है, वो कहीं पे भी जॉब कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस को काउंट करा सकता है, अच्छी वेजेस ले सकता है, अच्छी सैलरी ले सकता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे आकर रिलेट हो जाता है, ही कैन अर्न मोर। एक ट्रेन्ड पर्सन अनट्रेन्ड पर्सन से ज्यादा अर्न कर सकता है। बूस्ट अप द मोरल, जब हमें काम करना आता है, जब हमारा नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में यहाँ चेंज हो चुका है, तो नेचुरली मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहता है। जब हम अपने काम से खुद सेटिस्फाई होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। एंड लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, यहाँ रोड एक्सीडेंट की बात नहीं है, जो मशीनरी से होने वाले अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वर्कर्स के साथ, तो वो सब नहीं होता अगर वर्कर ट्रेंड होता है। तो ये सारे क्या है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। कुछ फायदे ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ फायदे एम्प्लॉयज के। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टॉपिक को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। So let us go through next topic, the difference between training and development on some different basis। कुछ पर्टिकुलर बेसिस लिए हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, जो आपकी जॉब से रिलेटेड स्किल है उसी को टीच करना ट्रेनिंग है। बट डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि ओवरऑल ग्रोथ है। ओवरऑल ग्रोथ मीन्स वो टेक्निकल चीजें भी सीखेगा, मैनेजरियल चीजें भी सीखेगा और उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। सेकेंड बेसिस इज सुटेबिलिटी। ट्रेनिंग सुटेबल है टेक्निकल स्टाफ के लिए, जिसे मशीनरीज पे काम करना है, जिसे वर्क करना है एक्चुअली, उसके लिए ट्रेनिंग सुटेबल है। लेकिन डेवलपमेंट कौन से स्टाफ के लिए सुटेबल है? जो मैनेजरियल लेवल के स्टाफ होते हैं उनके लिए सुटेबल है डेवलपमेंट। थर्ड इज मेथड। क्या यूज किया जाता है? ट्रेनिंग में मेथड यूज होता है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, काम को करते करते सीखना। और डेवलपमेंट में अक्सर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, पहले काम को सीखना और फिर काम को करना, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब मेथड। देन फोकस। ट्रेनिंग का मेन फोकस प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स पे है, अभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए वही सिखाया जा रहा है एम्प्लॉयज को, तो इससे हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। बट डेवलपमेंट से आज की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती है, क्योंकि वो पर्सनल ग्रोथ का मामला है, एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ का मामला है, इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स दोनों होंगी। टाइमिंग्स क्या है? ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस ट्रेनिंग तो 1 वीक की भी हो सकती है, 1 ईयर की भी, 2 ईयर की भी, बट टाइम लिमिट स्पेसिफिक है। लेकिन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये तो थ्रू आउट लाइफ चलता है, लाइफ के हर मोड़ पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एंड इनिशिएटिव मीन्स शुरुआत कौन करता है? ट्रेनिंग का इनिशिएटिव कौन लेगा? कौन सोचेगा कि ट्रेनिंग देना है? बॉस सोचता है या सुपीरियर कह सकते हैं आप। लेकिन डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल को खुद सोचना है। अगर मुझे पर्सनल ग्रोथ अपनी करनी है तो मुझे खुद सोचना होगा, मेरे बॉस नहीं सोचेंगे, मेरे सुपीरियर्स नहीं सोचेंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, बस उसके बाद ट्रेनिंग के मेथड्स पेंडिंग है, वो भी जल्दी से फिनिश ऑफ करते हैं। So here is the last topic of the chapter, methods of training. There are 2 major methods of training, on the job and off the job. On the job method का मतलब क्या है? Learning by doing, काम को करते करते सीखना। मतलब हम जॉब पे भी हैं और हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड। और जब हमें काम से अलग प्लेस पे ले जाकर पहले कुछ सिखाया जाए, फर्स्ट लर्न एंड देन डू, मीन्स लर्निंग अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस से अलग पहले सीखना और फिर उस चीज को एक्चुअल प्लेस पे अप्लाई करना, इज कॉल्ड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मेथड के 3 टाइप्स हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पहला है। अप्रेंटिस होता है असिस्टेंट, जैसे आप देखते हैं, क्योंकि एक कारपेंटर होता है, एक मास्टर वर्कर होता है और एक उसके साथ होता है ट्रेनी जो उसका हेल्प करता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे मास्टर जो ट्रेनर है वो जैसे जैसे काम करता है, जो ट्रेनी है उसे ऑब्जर्व करता रहता है और धीरे 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 उसकी हेल्प करते करते वो भी एक दिन मास्टर वर्कर बन जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में देखिए आप, प्लम्बर को देखिए, ये इस टाइप के जो सेमी स्किल्ड जॉब्स होते हैं वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से सीखे जा सकते हैं, जिसमें एक मास्टर वर्कर है, एक ट्रेनी है जो ऑब्जर्व कर करके और उसकी हेल्प कर करके, क्योंकि ऑन द जॉब मेथड है, वो हेल्प भी करता है, काम भी करता है और सीखता भी है।
सेकेंड आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कॉलेजेस का टाइप होता है यूनिवर्सिटीज के साथ। अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल बेसिक्स पढ़ाने के बाद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जब कंपनीज में लेके जाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। वो भी लर्निंग बाय डूइंग है। इसमें थोड़ा सा सैलरी भी मिलता है, लेकिन उस सैलरी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्टिपेंड, STIPEND, स्टिपेंड मिलता है इंटर्नशिप में। एंड द थर्ड इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन, जो हमने प्रोसेस में भी पढ़ा है कि कोई भी नया पर्सन आता है तो उसे पहले फेमिलियर कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग ना, कि वो इतने दिन तो यही सीखने में लगा देता कि मेरा बॉस कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, मुझे किस टाइम आना है, मुझे किस टाइम जाना है। तो फेमिलियर कराना भी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग होता है, जिसे हम इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। फिर चलते हैं ऑफ द जॉब मेथड की तरफ, जहां पे पहले सीखना है फिर काम को करना है। इसमें एक ही मेथड करना है आपको, वेस्टिब्यूल स्कूल, जिसको हम डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या है, जैसे कई बार मशीनरीज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ही नाजुक मशीनरी है, अगर उस पर हम वर्कर्स को ट्रेनिंग दे देंगे और एक भी पार्ट खराब हो गया तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उस मशीनरी का एक डुप्लीकेट मॉडल यानी डमी मॉडल तैयार किया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। अब वो एक्चुअल वर्क प्लेस तो है नहीं, उसको तो वर्क प्लेस से अलग ही मानेंगे ना, क्योंकि वहां पे डमी मॉडल है। तो डमी पे ट्रेनिंग देना और फिर उसको एक्चुअल वर्क प्लेस पे लेके आना इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल स्कूल। जैसे लेजर बनता है, एक रफ लेजर बना लिया, जब उसको फाइनल करना है तो उसको फेयर कर लिया, तो वो चीजें वेस्टिब्यूल स्कूल के अंदर आएंगी। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, ये उसके मेथड्स हैं। द चैप्टर इज ओवर हेयर। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमने स्टाफिंग के चैप्टर के कवर कर लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। और वन शॉट में हमने ये चैप्टर रिवाइज किया है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। टर्म 2 बिल्कुल पास में है, नजदीक हैं आपके एग्जाम्स, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मार्क्स लेके आने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे बाकी वीडियोस के भी। सो कीप गोइंग ऑन, पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।